नमस्कार मित्रों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं और अब वो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और उसके अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के साथ ही संघ के बारे में, संघ के इतिहास के बारे में, संघ के सरसंघ चालकों के बारे में हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने डॉक्टर हेडगेवार साहब जो आद्य सरसंघ चालक हैं, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सरसंघ चालक गुरु जी गोलवलकर के बारे में, और फिर सबसे साहसिक मैं जिन्हें समझता हूँ बाला साहब देवरस के बारे में चर्चा की। लेकिन चर्चा ये होती है कि एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि संघ में सरसंघ चालक का जो संबोधन है, भाषण है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी दिल्ली में व्याख्यान माला हो रही थी, तो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा कि ये मत समझिए कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, ये सरसंघ चालक की बात नहीं है, ये संघ की बात है। और संघ में हमारे यहाँ जो हाईकमान है और जो सब लोग हैं वो इस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, बात करते हैं, और फिर वो जो कहते हैं वो मैं बोलता हूँ। मतलब मुझे मुझे केवल बोलने की जिम्मेदारी मिली है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सरसंघ चालक जो सबसे महत्वपूर्ण पद है और फिलोसफर एंड गाइड कहा जाता है, क्या वो भी किसी और से गाइड होते हैं? या जो हाई कमान जिसे कहते हैं संघ में, वो सब मिलकर चर्चा करके कैसे सरसंघ चालक का जो सबसे महत्वपूर्ण संबोधन होता है वो तैयार किया जाता है। अलग अलग सरसंघ चालक बाला साहब से, गुरु जी से और सुदर्शन जी या फिर मोहन भागवत जी किस तरह से अपने संबोधन को तैयार करते थे और कैसे उनकी बातचीत होती है, इस पर चर्चा करेंगे। संघ को 60 साल से भीतर से, बाहर से, अंदर से, गहराई से जानने वाले दिलीप देवधर साहब के साथ। देवधर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप हमेशा संघ के बारे में नई-नई जानकारियाँ देते हैं। लोग बहुत उसका शुक्रिया भी कर रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं कि बात हो रही है। तो चर्चा हुई, आज भी बहुत सारे लोगों ने कहा सरसंघ चालक का भाषण होता है, संबोधन होता है, और फिर सरसंघ चालक ने व्याख्यान माला में ही कहा, भई ये मेरा भाषण मत समझिए, मुझे तो कहा जाता है सिर्फ, तो मैं उसे पूरा करता हूँ। क्या है मसला? हम तो समझते थे कि सरसंघ चालक फिलोसोफर और गाइड है, तो वो दे संघ को बता रहे हैं। सरसंघ चालक कह रहे हैं कि संघ मुझे जो बताता है वो मैं कहता हूँ। विजय जी, शुरू में मैं आपके पढ़ाई की या वो विश्लेषणात्मक जो आप चिंतन करते हो वो उसका अभिनंदन करता हूँ। यानी जो मैं 1996 से पत्रकारों से बात कर रहा हूँ, जी, किंतु आपके क्वेश्चन कोई दूसरे पत्रकारों ने आज तक उनके दिमाग में नहीं आया, उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं। तो आज का जो आपके दिमाग का है, मेकिंग जी, ऑफ सरसंघ चालक स्पीच, तो जी, उस पर मैं काफी अंदर की प्रक्रिया आपके सामने आज रखता हूं। जी, सबसे महत्व का पॉइंट कि संघ में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। अब लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं थी, तो लोगों को पहले जानकारी देता हूं। इंग्लैंड की भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जी। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना नहीं होना, ये ये बात लोग अपना अज्ञान दूर करे। इंग्लैंड की भी नहीं है, संघ की भी नहीं है। किंतु 48 में जब जबरदस्ती संघ को बैन किया गया क्रिमिनल ढंग से, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड की गई। वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में बातचीत भी हुई, इंटरेक्शन भी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार और गुरुजी गोलवलकर। उसमें जी, एक पहला पॉइंट रेज किया कि आप जो आज जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं लगती। तो गुरुजी एमएससी एलएलबी थे, ये सामने वाले भूल गए। गुरुजी ने उनको जवाब दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन और संघ की कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। तो वो चकरा गए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस में तो सरसंघ चालक नहीं है, कांग्रेस में अध्यक्ष होता है। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि कांग्रेस में महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी शुरू फिलोसफर में बात अलग है, बाद में कांग्रेस के 44 मेंबर नहीं थे, किंतु गांधी जी आखिरी के श्वास तक कांग्रेस को कंट्रोल करते थे, गाइड करते थे। तो कांग्रेस में गांधी जी की पोजीशन क्या थी, तो कांग्रेस वाले बात नहीं कर पाए। तो गुरुजी ने बतलाया कि
गांधी जी कांग्रेस के गाइड एंड फिलोसोफर थे, जी तो हमारे संघ में सरसंघ चालक पद है, ये महात्मा गांधी जी से स्फूर्ति लेके हमने तैयार किया है। और गाइड एंड दूसरा फिलोसफर। पॉइंट था गाइड एंड फिलोसोफर। दूसरा, कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा जो सर कार्यवाह है, जनरल सेक्रेटरी है, ही चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही सीईओ। तो संघ का प्रमुख सर कार्यवाह है, सर संघ चालक नहीं है, वो गाइड एंड फिलोसोफर है, वो फ्रेंड है। तो शुरू में ही सरसंघ चालक की पोजीशन कांग्रेस प्रेसिडेंट के बराबर की नहीं है, महात्मा गांधी जी के बराबर, की जो पोजीशन थी, ऊपर है ये, अध्यक्ष। हाँ, ये सबसे महत्व का पॉइंट मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे सिर्फ भूतकाल में ही जाते हो, चलो पहले करंट में आ जाते। मोहन जी का अगस्त एंड में जो 2 दिन के भाषण, तीसरा जो प्रश्नोत्तर 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, तो 2 दिन के भाषण कहाँ तैयार हुए? और अभी 2 अक्टूबर विजयदशमी का जो सिग्नेचर भाषण हुआ, वो कब किसने तैयार किया? ये जी प्रक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये संघ स्वयंसेवकों को भी पता नहीं है, बाहर के लोगों को पता होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो प्रक्रिया आपके सामने पहले डिकोड करता हूं। सरसंघ चालक, उनके मन में जो भाषण देने के जो विषय बिंदु होते हैं, अब जैसे दिल्ली के 3 दिन का भाषण जो महत्व का था ये सेंटेनरी के लिए, और विजयदशमी का भाषण, तो ये दोनों भाषण की एक सरसंघ चालक यानी मोहन जी के दिमाग में एक आइडिया तैयार हुई। वो आइडिया उन्होंने विषय बिंदु करके वो लिख के तैयार करते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन नहीं, पॉइंट्स। वो पॉइंटर्स। पॉइंट, हाँ। फिर जुलाई की जो प्रचारकों की बैठक होती है, तो ये प्रचारक बैठक, जुलाई के बैठक का एक महत्व ध्यान में रखिए। प्रांत और उसके ऊपर के लेवल के संघ परिवार और संघ के जो प्रचारक है, ऐसे 250 सीनियर प्रचारक ये जुलाई बैठक में आते हैं। यानी इनका बड़ा चिंतन डीप होता है। और ये 250 लोग, 3500 जो संघ के प्रचारक है, उनमें से क्रीम है, ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। तो मोहन जी सबसे पहले क्या करते हैं, सरसंघ चालक जी उनके कंसेप्ट का एक नोट बनाते हैं। वो नोट सर कार्यवाह, और इस समय 6 सह सर कार्यवाह, ये जी 6 और 1 7 हो गए। और इस समय 2 इनवाइटी है, भैया जी जोशी और सुरेश जी सोनी। तो ये जी 8 लोगों को मोहन जी ने सबसे पहले उनका जो थिंकिंग है, वो वो विषय रखा। बिंदु उनके सामने रखा। उन्होंने उस पर इंटरएक्टिव सेशन हुआ, वो जुलाई के प्रचारक बैठक के पहले। उसमें उन्होंने, यानी मैंने बतलाया, अब कांग्रेस की भाषा में आप हाई कमांड बोल सकते हैं, संघ जी की ये कोर ग्रुप का मीटिंग है। अब आपके इसमें इतने बड़े बड़े विद्वान लोग जब आपके वीडियो सुनते हैं, तो उनको एक पॉइंट बोल देता हूं। मैनेजमेंट में 3 फोर्स माने जाते हैं काम करने वाले। एक होता है कंट्रोलर, जो बिहाइंड द सीन पूरा बिहाइंड द सीन। कंट्रोल करता है। यानी रिलायंस में जो मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी अकेला आदमी नहीं है, उनका भी एक ग्रुप होता है एक्सपर्ट लोगों का। तो कंट्रोलर यानी बिहाइंड द स्क्रीन, फाइनल, हाँ या ना बोलने वाला फाइनल ग्रुप। इनके नीचे मैनेजमेंट की भाषा में लीडर, मैनेजर या एग्जीक्यूटिव होता है, और उसके नीचे काम करने वाला स्वयंसेवक होता है। तो संघ की भाषा में स्वयंसेवक यह स्टाफ है। इसके बाद में संघ चालक और संघ अधिकारी, ये मैनेजर कम एग्जीक्यूटिव है। और इसके ऊपर प्रचारक है, जो कंट्रोलर है, जिसने पूरा लाइफ संघों को दिया हुआ। 3500 प्रचारक में से 250 प्रचारक जुलाई बैठक में बुलाए जाते हैं। तो एक व्यक्ति का विषय बिंदु, फिर सप्त ऋषि
यानी सरकारेवा और 6 सह सरकारेवा और 2 इनवाइटी, यानी 9 लोगों के सामने रखा जाता है। उस पर काफी बहस होती है, ये बराबर है, ये नहीं, वो चाहिए। तो संघ का सरसंघ चालक एक, मैं फिर से मैनेजमेंट की या साइकोलॉजी की भाषा बतलाऊंगा, यह सिनर्जी ऑफ आरएसएस वर्कर, प्रचारक और अधिकारी है। सिनर्जी का मतलब 1+1 नहीं होता, सिनर्जी का मतलब 1 और 1 11 होता है। तो संघ के लाखों करोड़ों जो स्वयंसेवक है, इनका चिंतन का सिनर्जी यानी सरसंघ चालक। तो जुलाई में अब ये 250 लोगों ने जो दिल्ली के 2 दिन का भाषण और अभी का भाषण, इस पर चर्चा करते हुए कुछ सुझाव दिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब इसमें 32 संगठनों के जो संगठन मंत्री है, वो भी हैं, जो प्रचारक है, वो भी आते हैं। तो बीजेपी वाला उसका जो एक्सपर्टाइज है वो अपनी उसमें अपने पॉइंट रखता है। बीएमएस वाला, यानी कहने का मतलब 32 क्षेत्र के लोग उसमें एडिशन डिलीशन करते। अल्टीमेटली सरसंघ चालक का दिल्ली के 2 दिन का भाषण, क्योंकि उसको ऐतिहासिक महत्व था, और ये अभी का जो रेशीम बाग का 2 अक्टूबर का भाषण है, तो ये भाषण 250 लोगों के चिंतन का यानी आउटकम है। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और जो मोहन जी का जो दिल्ली वाला जो सेंटेंस है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, संघ मैं बोल रहा है। संघ बोल रहा है। तो इसका बैकग्राउंड यानी विकेंद्रीकरण कितना, तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता इतना। और एक ध्यान में रखो, 3,500 प्रचारक है जिन्होंने जिंदगी संघ को दी हुई है, राष्ट्र को दी हुई है, भारतीय सभ्यता को दी हुई है, उनके भी विचार है। और संघ में श्रेष्ठ कनिष्ठ कोई नहीं होता, संघ क्रिएटिव माइनॉरिटी है। तो भाषण कैसा प्रिपेयर होता है, इसकी प्रक्रिया मैंने विजय जी, आपका जो बहुत ब्रेनी अच्छे से क्वेश्चन आपको था, वो क्वेश्चन का जवाब उतना ही ब्रेनी देना मेरे लिए आवश्यक हो गया। तो ये मैंने बहुत अच्छा किया है। ये प्रक्रिया आपके सामने डिकोड करके रखी। जी। सर आगे चलता हूँ, मैं पूछूंगा आपसे, समझूंगा कि और जो सरसंघ चालक है वो कैसे भाषण तैयार करते थे और क्या कभी कभी क्या हुआ। लेकिन एक चीज मुझे समझाइए, आपने संविधान की बात शुरू कर दी थी और कहा कि गुरुजी ने कहा और जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अक्सर चर्चा चलती है कि ये संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दबाव में बनी और उनकी शर्त थी कि यदि ये लिखित संविधान नहीं बनाया गया, और दूसरी शर्त थी कि संघ जो है राजनीतिक संगठन नहीं बने, उसके बाद ही उनका बैन हटाया जाएगा। क्या ये बात ठीक है? एक पॉइंट ध्यान में रखो, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन थी नहीं। अब जब होम मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर जब बैन लगा दिया, तो कुछ फॉर्मेलिटी एसेंशियल हो जाती है। तो ये फॉर्मेलिटी में जवाहरलाल नेहरू पंत प्रधान थे, वो पीछे से भी काम कर रहे थे, ध्यान में रखो। ये आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट था, शिशु, इसका मतलब अप टू 4 स्टैंडर्ड। बाद में बालक, बाल, यानी अप टू 9th 10th। फिर किशोर यानी 11वीं 12वीं, और फिर महाविद्यालयीन विद्यार्थी, और फिर प्रौढ़। इतने लोग स्वयंसेवक बनेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय ऑब्जेक्शन लिया गया। ऑब्जेक्शन ये लिया गया कि 18 के कम एज के लोग संघ इसमें के मेंबर नहीं बनेंगे। इस पर गुरुजी गोलवलकर ने जवाब दिया कि संघ यह संस्कार देने का सिस्टम है। तो संस्कार तो बचपन से हिंदू समाज में दिए जाते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हिंदू समाज में 9 महीने भी संस्कार के होते हैं, यानी उसमें भी अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। हाँ। तो ये संस्कार का संघ होने की वजह से हम, आप जो बोल रहे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए
हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दी, एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो, किंतु ये पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। यहाँ शिशु भी आएंगे, बाल किशोर सब लोग आएंगे। अल्टीमेटली वो तो जवाहरलाल नेहरू फॉर्मेलिटी कर रहे थे दबाने की, ये एक्सेप्ट हुआ। फिर उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि सरसंघ चालक हेडगेवार जी के जमाने से नॉमिनेट होता है, और इन्होंने जवाब दी ये महात्मा गांधी जैसी पोस्ट है। तो फिर उन्होंने एक प्री कंडीशन डाली कि भविष्य में सरसंघ चालक नॉमिनेट नहीं होगा, इलेक्ट होगा। तो गुरुजी गोलवलकर ने जवाब दिया कि आपका पॉइंट मंजूर नहीं, आप बोल रहे वैसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगी। फिर उन्होंने पॉइंट रखा कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते, सरसंघ चालक नॉमिनेट होगा, किंतु जो इलेक्टेड सरकार्यवाह है आप इनको भी पिक्चर में लाओ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉम्प्रोमाइज का पॉइंट है कि सरसंघ चालक नॉमिनेट करेगा, किंतु जो केंद्रीय कार्यकारिणी 25-30 लोगों की होती है वो उनके इलेक्टेड। साथ जो इलेक्टेड बॉडी है उनके साथ चर्चा करके फिर अपना नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन तो सरसंघ चालक ही करेगा, केंद्रीय कार्यकारिणी नहीं करेगी, किंतु चर्चा करेगी। ये इसमें एक पॉइंट आ गया। तो फैक्ट है कि सरकार ने बैन में दबाने की वजह से वो पॉइंट खींचते रहे। अल्टीमेटली एक आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट बोल दिया करके आपको पॉइंट बोल देता हूं, इतना सब होके आपको या काफी लोगों को ताजुब लगेगा, संघ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। जी, संघ इसकी भी आज भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ही नहीं है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करना, ये भी बेमायने। भारत सरकार या नेहरू सरकार का उस जमाने का जोक था। आज भी संघ रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, किंतु संघ के 1.5 लाख प्रकल्प रजिस्टर्ड है। 32 नहीं, संघ की 100 संगठनाएं हैं रजिस्टर्ड है। हर चीज का अकाउंट ऑडिट होता है। तो संघ के लाखों, मैं लाखों की बात कर रहा हूं, भवन है, वो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ओनरशिप में है। तो गुरुजी की भाषा में इंटरेस्टिंग है, गुरुजी को लोग पूछते थे कि संघ रजिस्टर्ड नहीं, बचा हुआ सब रजिस्टर्ड है। तो गुरुजी बोलते थे ये संघ ईश्वरी कार्य है। यानी सामने वाला बोलता था ये तो धार्मिक पॉइंट हो गया, गुरुजी बोलते थे ईश्वर दिखता नहीं किंतु अस्तित्व में है। तो संघ ईश्वरीय कार्य यानी ईश्वर जैसा है, अस्तित्व है किंतु दिखता नहीं। आप नहीं है। अनुमान से सिद्ध कर सकते, देख नहीं सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का उस समय का जो झगड़ा था ये फैक्ट है, और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन दी गई। अब उनकी इच्छा थी कि आप बोलो हम पॉलिटिकल नहीं है। इन्होंने बतलाया कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, राष्ट्र, इनके लिए हम संस्कारक्षम पीढ़ी तैयार कर रहे। अब धर्म का मतलब जिनको नॉलेज नहीं उनको रिलीजन लगता है। इंडियन जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, आर्य भाषा है, आर्य भाषा है, इसमें धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब वे ऑफ लाइफ होता है, सिविलाइजेशन होता है। एक पॉइंट क्लियर कर दूं क्योंकि धर्मों में काफी गड़बड़ होती है। एंशियंट इंडिया का धर्म, अमेरिका का सिविलाइजेशन और यूरोपियन देशों का कल्चर और कंप्यूटर जगत का सॉफ्टवेयर, ये चारों शब्द अलग है, कंसेप्ट एक ही है। कंसेप्ट ये है। तो अब सरकार की इच्छा थी कि अब ये बोल रहे हम धार्मिक है, धर्म में हर चीज आती है। अब आप पॉलिटिकल हो नहीं हो, तो इन्होंने बतलाया हम सांस्कृतिक है, हम राष्ट्रीय है, तो कुछ नहीं, ये शब्द छल है। संघ भारतीय सिविलाइजेशन का एक रीएनफोर्समेंट है। तो भारतीय सिविलाइजेशन में, इंडियन सिविलाइजेशन में या वर्ल्ड सिविलाइजेशन में जो जो आता है सब संघ के अंदर अंतर्भूत है। जो जो मानवीय है वो संघ को स्पर्श करता है। तो संघ ये नहीं होने के बजाय संघ ईश्वर जैसा हर जगह है।
यह बोलना एक्सेप्ट करना आज ज्यादा ज्यादा ठीक रहेगा। जी सर, बात हो रही थी सरसंघ चालक के भाषण की, तो ऐसा तो है कि ठीक है, एक व्यवस्था आपने बना दी कि सब लोग करेंगे, लेकिन जो फिलोसफर गाइड है उसका दिमाग भी तो चलता है। और कोई ऐसे मौके भी आते हैं, जैसे मुझे जानकारी है कि जो बाला साहब देवरस थे, उनके संबोधन को लेकर भी काफी चर्चा हुई, काफी विवाद हुई जब उन्होंने राजीव गांधी जी का जिक्र किया। तो ऐसे मौके भी तो आते हैं ना, केवल ये इस कहना कि बहुत स्मूथ चलता है, ऐसा तो ठीक नहीं। नहीं, आपका फिर से बहुत ब्रिलियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बाला साहब जी ने विजयदशमी में यानी दशहरा के दिन करसूरचंद पार्क नागपुर पर जो भाषण दिया था, वो भाषण पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी संघ परिवार के अंदर और परिवार के बाहर, क्योंकि वो भाषण में सरसंघ चालक ने राजीव गांधी उस जमाने के जो पंतप्रधान थे जी उनको वेलकम करने वाला भाषण दिया था। ये रियलिटी है। तो मैं और एक संघ के अंदर की बात आपको बोल देता हूं। इनके दो भाषण बनते हैं और दोनों रिटर्न होते हैं। एक भाषण छापा जाता है, सबको दिया जाता है। दूसरा भाषण उस दिन पढ़ा सरसंघ जाता चालक पढ़ा है। जाता यानी सरसंघ चालक का जो भाषण होता है, अब पुराने जमाने का अलग है, अब वीडियो है। तो आप 2 अक्टूबर का वीडियो देखो और रिटर्न भाषण देखो, आपको अलग। कुछ जगह फर्क मिलेगा। तो सरसंघ चालक के दोनों भाषण संघ की हाई कमांड ही तैयार करते, ये पॉइंट ध्यान में रखो। अब आपने जो बाला साहब जी देवरत जी के जमाने का रेफरेंस दिया, तो उसकी जो संघ में पता नहीं और जिनको पता है वो बोलते नहीं, वो किस्सा बतला देता हूं। संघ के हाई कमांड का भाषण बनने के बाद में लैंग्वेज एक्सपर्ट को वो भाषण दिखाया जाता है और उनको बोला जाता है कि इसमें ग्रामर या ठीक कर सिर्फ दो। लैंग्वेज ठीक ठाक करो, अगर गलती हो तो कंटेंट्स को आपको हाथ नहीं जी जी। लगाना, हाथ में हाथ लगाए भी तो आपको हाँ, पावर नहीं है। तो ग्रामर देखो, शब्द देखो, कोई गलती हो यानी एडिटिंग करो। हाँ, तो बाला साहब जी के उस जमाने के भाषण में हाई कमांड ही भाषण तैयार करते थे। उस जमाने की हाई कमांड आप देख लो। और बाबूराव वैद्य, एमजी वैद्य, चीफ एडिटर तरुण भारत, अब वो भाषा प्रभु होने की वजह से बाला साहब जी देवरस के जमाने में वो भाषण लैंग्वेज के लिए मागो वैद्य जी को दिखाए जाते थे और मागो वैद्य उसका एडिटिंग करते थे। एडिटिंग का मतलब लैंग्वेज पार्ट। अब जिनको संघ प्रक्रिया समझती नहीं, उनमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मागो वैद्य भाषण लिखते हैं और सरसंघ चालक भाषण देता है। जी ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं वो पुरानी आप जो एपिसोड बोल रहे हैं, तो उस समय मागो वैद्य उनके देहात में गए थे, यानी वो विजयदशमी के वो जो 3 दिन जो एडिटिंग के लिए दिया जाता है, उस उस समय समय। नहीं थे और नहीं थे। और ये भाषण हाई कमांड ने तैयार किए, 2 कॉपी थी। बाला साहब ने हाई कमांड का ही भाषण पब्लिकली भाषण लोगों के सामने दिया। फिर उसकी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि होना ही था। सरसंघ चालक वेलकमिंग राजीव गांधी, तो बीजेपी वाले नाराज हो गए, पॉलिटिशियन नाराज हो गए, बाहर के लोगों को समझा नहीं ये मामला क्या है। और उस समय 4 लोगों के सामने एमजी वैद्य ने बाला साहब जी को एक कमेंट की कि जो कंट्रोवर्सी हो गई वो इस वजह से हुई कि इस समय का भाषण मैंने एडिट नहीं किया। अब बाला साहब ने उनको जवाब नहीं दिया। बाला साहब मन के मन हंसने लगे, क्योंकि मागो वैद्य ने उनको पूछा कि आपने 3 दिन में देहात पर था, बुला क्यों नहीं लिया। तो देवव्रत जी चुप बैठे। इसका रीजन था, उनको पता था कि ये मागो वैद्य को ये पॉइंट पसंद नहीं आएंगे। तो उन्होंने वो भाषण के एडिटिंग में उस समय मागो वैद्य जी को अपसेंट रखा था। यह अंदर की इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो बहुत कहने का इंटरेस्टिंग। अब उस समय बीजेपी में हंगामा हुआ। यह हंगामा भी ध्यान में रखिए कि
आडवाणी जी, वाजपेयी जी और बीजेपी वालों ने बाला साहब देवरत जी को उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा कि बाला साहब जी, राजीव गांधी जी को आप पार्टली वेलकम कर रहे हैं, हम पर नाराजी व्यक्त कर रहे हैं, तो ये नाराजी आपने इन प्राइवेट हमको क्यों नहीं बतलाई? तो बाला साहब देवरत जी ने जवाब दिया कि मेरे पास में या संघ में अंदर बाहर का कुछ नहीं होता। आपने 1980 में भारतीय जनता पार्टी खड़ी की, आपने दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद हटा दिया, उसकी जगह गांधीयन समाजवाद आपने लाया। तो वो लाने के बाद में मैंने आपको रोका नहीं, क्योंकि आपका पूरा अधिकार है, आपकी ऑटोनॉमस बॉडी है, आपको यस, जो उचित। इवन नागपुर के तरुण भारत ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि एकात्म मानववाद क्यों छोड़ दिया और गांधीवादी। गांधीयन सोशलिज्म। तो बाला साहब देवरत जी ने चीफ एडिटरों को बुला के, उस समय घुमरी जी थे, उनको डांटा कि आपने गलती की, उनको फ्रीडम है क्या करना क्या नहीं करना, उनका गलत हुआ, ये आपने लिखना, ये आपको फ्रीडम है। किंतु तरुण भारत का बाला साहब देवरस आज तक चेयरमैन होने की वजह से आपने जो लिखा, इसका संबंध मेरे से जोड़ा जाता है। और मेरे को लोग पूछ रहे हैं कि ऑन वन साइड आप उनको फ्रीडम देते और फिर दूसरे साइड से आप उन पर अटैक भी करते, तो ये गलती दोबारा मत करो। बीजेपी को फुल फ्रीडम है और आडवाणी जी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। बीजेपी के दूसरे लोग हैं, उन्होंने जी सर। पूछा कि आपने हमको प्राइवेट में क्यों नहीं कहा, तो बाला साहब जी देवरत बोले बड़ा इंपॉर्टेंट है, संघ के लोगों ने भी समझ लेना चाहिए। बाला साहब जी ने बीजेपी के टॉप के लोगों को जवाब दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो हिंदू कंसेप्ट रखी, ओपन सिस्टम से संघ को विकसित किया, और वो करने के बाद में आज राजीव गांधी ने पहले कांग्रेस का जो गांधीयन समाजवाद था या समाजवाद था, लेफ्टिज्म था, हिंदू विरोध था, वो छोड़ के आज राजीव गांधी राम राज्य की बात बोल रहे हैं। उन्होंने इसलिए हिंदू वैल्यूज एक्सेप्ट की, उन्होंने समाजवाद छोड़ दिया, और राजीव गांधी ने जो छोड़ दिया, आपने उसको पकड़ा। तो हुआ क्या कि आप दो पर आ गए और राजीव गांधी थंपिंग मेजोरिटी पर गए। तो राजीव गांधी का जो विक्ट्री है, ये हेडगेवार जी के थिंकिंग की है, और आपकी जो विक्ट्री है राजीव गांधी के कॉपी करने की है। ये भी एक भाषण का एक बैकग्राउंड का इतिहास जो आज तक किसको पता नहीं। मैंने नाम के साथ में विजय बहुत बहुत त्रिवेदी के कार्यक्रम में फॉर द फर्स्ट टाइम ये डाटा ओपन कर दिया, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जी नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। आपकी बात को क्या क्रॉस चेक करना, आप सारी बातें जानते हैं। एक आखिरी सवाल करते हैं, प्रोग्राम का टाइम, लेकिन आप इतनी बातें इंटरेस्टिंग करते हैं। सर संघचालक के भाषण के साथ एक घटना मुझे याद आती है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं कि सुदर्शन जी सरसंघचालक थे। तो दिल्ली में कार्यक्रम था इसका, विजयदशमी जैसा ही शायद। तो उस और अडवाणी जी वगैरह सरकार थी, वाजपेयी सरकार थी, अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा, आदेश किया सर संघचालक ने कि सब लोग पोशाक में, यूनिफॉर्म में आएंगे उस कार्यक्रम में। तो अडवाणी जी के लिए थोड़ा सा दुविधाजनक था। क्या है ये मसला, सही है बात? विजय जी, आप ये इतनी अच्छी हिडन हिस्ट्री कहाँ से लाते पता नहीं। खैर, आपके भी अच्छा, आपकी पढ़ाई की मैं दाद देता हूँ। अब सुदर्शन जी ईस्वी सन 2000 में सरसंघ चालक बने। जी, सुदर्शन जी पहली व्यक्ति है जो बिना सर कार्यवाह बने सर डायरेक्ट संघचालक। सरसंघ चालक बन गए। अब रज्जू भैया जी की इच्छा थी, उनके सर कार्यवाह शेषाद्री सरसंघ चालक बने। शेषाद्री जी ने मना किया कि आप बेड रिडन हो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, तो संघ को क्या आईसीयू में ले जाना है क्या? और शेषाद्री ने सरसंघ चालक पद के लिए मना किया, और सुदर्शन जी सरसंघ चालक बन गए। अब बनने के बाद में उस समय संघ में ईगो क्लैश चालू था। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, अशोक जी सिंगल,
यानी क्या था कि परिवार में सीनियर लोग जमा हुए थे और संघ में जूनियर लोग जमा हुए थे। अब बीजेपी, बीएमएस, बीएचपी में सीनियर सब मोस्ट और आरएसएस में जूनियर सीनियर। ये बैकग्राउंड में अब सुदर्शन जी के दिमाग में, अब सुदर्शन जी काफी एक्सट्रीमिस्ट दिमाग के थे। सुदर्शन जी के दिमाग में एक पॉइंट आ गया जो उस समय के हाईकमांड ने उनको नहीं बोला। उसके बावजूद सुदर्शन जी ने सरसंघ चालक की पावर नाम से एक विचित्र डिसीजन लिया। वो डिसीजन आप जो बोल रहे हो हाफ ट्रूथ है। वो डिसीजन ऐसा लिया, दिल्ली में संघ का विजयदशमी कार्यक्रम होगा, वो ओपन ग्राउंड में नहीं होगा, इंडोर स्टेडियम में होगा, क्योंकि उनको कंट्रोल करना था। तो सुदर्शन जी ने फतवा यानी ऑर्डर निकाली, ऑडियंस भी यूनिफॉर्म में आएगा। अब ऑडियंस कैसा यूनिफॉर्म में आएगा? स्वयंसेवक भी यूनिफॉर्म में आएंगे, पत्रकार भी यूनिफॉर्म में आएंगे, पत्रकार रिपोर्टिंग वाले वो भी वो भी यूनिफॉर्म में, और जो यूनिफॉर्म में नहीं आएगा उसको नो एंट्री। अब ये होने के बाद में अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सुदर्शन जी को रिक्वेस्ट की, मेरे जिंदगी में विजयदशमी का प्रोग्राम मिस नहीं हुआ, बीइंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं गणवेश में आ नहीं सकता, तो मुझे गणवेश से छुट्टी दीजिए, मेरे को एक कार्यक्रम अटेंड करना है, मेरे जिंदगी में नहीं तो ब्रेक होगा। सुदर्शन जी ने उनको जवाब दिया कि अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनना है तो आप मत आओ, आपको कौन कंपल्शन थोड़ी है कि आपने यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। कार्यक्रम का रूल है, ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। फिर पूरे लोग चिंतित हो गए, संघ की हाई कमांड चिंतित हो गई, और इंडिविजुअली इंडिविजुअली बोल रहा हूं, कलेक्टिवली नहीं, दिलीप देवधर को ये जानकारी सफाई से शेयर की गई। मुझे ध्यान में आ गया सब लोग मेरे से क्यों बात कर रहे हैं। उस समय वो इंडोर कार्यक्रम हुआ, किसको भी ये पसंद नहीं था। कुशाभाऊ ठाकरे उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे। अब से अब वो भी गणवेश में आते आते आइन टाइम पर दंड या टोपी, मुझे याद नहीं आ रहा, और दो में से उनको एक नहीं मिला। तो भूल गए, वो आइदर नहीं, भूल गए यानी नहीं नहीं मिल हाथ में रहा आया। उससे लेके तो बिना उसके आए। हाँ, तो वो उधर आ गए। आने के बाद में उनको बतलाया गया है कि आपका पूरा गणवेश नहीं है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, अरे मेरे को एंट्री दो, बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, प्रचारक हूँ। तो बतलाया गया है कि सरसंघ चालक की ऑर्डर है, पूरा गणवेश नहीं तो आप घर में जाओ। तो कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी प्रेसिडेंट कार्यक्रम स्थल से घर में गए। और एक पॉइंट है, सब पत्रकारों ने उस समय, प्रवक्ता एमजी वैद्य थे, उनको रिक्वेस्ट की कि पत्रकार ऑन ड्यूटी जब रिपोर्टिंग को आता है, वो तो बाहर का आदमी है, वो यूनिफॉर्म में क्यों आएगा? आने का आउट ऑफ क्वेश्चन। पूरे भारत के पत्रकार यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे। तो सुदर्शन जी को मागो वैद्य ने ये प्रेस की डिमांड बतलाई कि पूरा प्रेस बोल रहा है यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते। सुदर्शन जी ने बतलाया कि उनको बोलो कि आप कवर मत करो, आना है तो यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। फिर एक नया इशू हुआ, जो संघ के पत्रकार है, उन्होंने मागो वैद्य जी को बतलाया, हम हम ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, यानी भले संघ के ऑन ड्यूटी नहीं आएंगे, और ऑन ड्यूटी आएंगे तो फिर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। करेंगे। तो एक नया धर्म संकट तैयार हुआ। तो फिर मागो वैद्य ने सॉल्यूशन निकाला सब पत्रकारों को, मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा। तो उस समय ये होने के बाद में सब चिंतित हो गए, क्योंकि ये ऑल इंडिया होने वाला था और जी, सबकी इच्छा थी ये मामला रोकना चाहिए। तो मेरे ध्यान में आ गया, मैंने भारत भर के संपादक पत्रकार, उनके सामने एक नया डाटा रखा, जो गुरु जी का इंदौर चिंतन बैठक का एक भाषण था, जिसकी कॉपी मैंने पूरे भारत के पत्रकारों को दी। उसमें गुरु जी का भाषण है, संघ में जिस दिन रिजिडिटी आएगी,
संघ खत्म हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी का नाम संघ और रिजिडिटी आना यानी संघ की समाप्ति। तो ये गुरुजी का भाषण मैंने ऑल ओवर इंडिया मीडिया के हाथ में दिया, ये इंडिपेंडेंटली सब जगह छप के आ गया। हाई कमांड का प्रेशर बढ़ गया कि गुरुजी की रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी समझ लो। इसके बाद में सुदर्शन जी ने इनके मन में जो हट्टाग्रह आया था वो विड्रॉ कर लिया और बाद में ये जो गलत घटना है ये नहीं हुई, किंतु बाद में नई गलतियां सुदर्शन जी ने की, किंतु आप जो रेफरेंस दे रहे उसके बाद में संघ में फिर से परिवर्तन हुआ। यानी परिवर्तन हुआ यानी सुदर्शन जी जो चाहते थे सरसंघ चालक होने के बावजूद वो अल्टीमेटली नहीं हुआ, किंतु एक कार्यक्रम में हो चुका है। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और ये जो गुरुजी की बात भी आपने कही, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है संघ को समझने के लिए, उन लोगों के लिए। तो आज के कार्यक्रम में इतनी चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिवार, अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम, आभार, शुक्रिया।